अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी आईसीएसबी की तैयारी पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आईसीएसबी के टेस्ट के इनिशियल प्रिपरेशन के बारे में कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज़ बताई थी। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो देख ली होंगी। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो आईएसएसबी 5 डेज़ कंप्लीट रूटीन से मुतालिक है। इस वीडियो में मैं आपको आईएसएसबी के 5 दिनों की मुकम्मल रुदाद, किस दिन कौन सा टेस्ट होता है, तो वो आपको तफसील से बताऊंगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बात करते हैं डेज़ पे। जो आपका सबसे पहला डे होता है, फर्स्ट डे, इट इज़ दी अराइवल डे। इस दिन को आप रिपोर्ट करते हैं आईसीएसबी में। सेकेंड डे इज़ योर साइकोलॉजिस्ट डे, साइक डे। यहाँ पे साइक डे, इस दिन साइक डे के तमाम टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट। थर्ड डे इज़ योर जीटीओ फर्स्ट डे, फोर्थ डे इज़ जीटीओ सेकेंड डे एंड फिफ्थ डे इज़ योर डिपार्चर डे। अब इन तमाम दिनों की वन बाय वन मैं आपको तफसील से बताऊँगा। तो सबसे पहला होता है आपका फर्स्ट डे, अराइवल डे। रिपोर्टिंग टाइम जो होता है आपका 9 AM से लेकर 12:30 PM तक का होता है। ये स्टैंडर्ड है, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, लेकिन यूजुअली यही टाइमिंग होती है। आपके पास आपका रिपोर्टिंग डे वाले दिन ओरिजिनल CNIC कार्ड या फॉर्म भी होना चाहिए। अगर किसी का कार्ड नहीं बना तो वो फॉर्म भी ले आए साथ। उसके साथ आपके पास ओरिजिनल कॉल लेटर होना चाहिए आईएसएसबी का। अगर किसी के पास ओरिजिनल कॉल लेटर किसी वजह से नहीं पहुंचा, रिसीव नहीं हुआ, तो वो आईएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना CNIC फॉर्म के अगेंस्ट या फॉर्म बी के अगेंस्ट स्टेटस चेक कर सकता है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसका प्रिंट निकालें और साथ लेके आएँ। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो गैरिसन या कैंट का जो मेन गेट होता है उस पर आपको रिक्वायर्ड होता है। इनके बगैर आपको कैंट के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तो ये ज़रूरी है और ये आपने साथ लाना है। उसके बाद जब आप कैंट के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पे आईएसएसबी का स्टाफ मौजूद होगा। वो आपको पिक कर लेगा और रिसेप्शन पर आपको सामान समेत ले आएगा। वहाँ पे आपकी डिटेल चेकिंग होगी। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और दीगर सामान, वो सारा आपका आईएसएसबी के रिसेप्शन पर बाकायदा चेक हो जाएगा। और चेकिंग के बाद आपको चेस्ट नंबर्स अलॉट होंगे, रूम्स भी अलॉट हो जाएंगे। और फिर आपने चेस्ट नंबर पहनकर एक तस्वीर खिंचवानी है। वहाँ पे जो ऑफिशियल स्टाफ होता है आईएसएसबी का, वो आपकी तस्वीर खींच लेंगे और ये तस्वीर आपके आईएसएसबी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड होगा उसमें, उसको लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर आप लोगों को अपने रूम्स तक आप और आपके सामान को गाइड कर दिया जाएगा। आप सामान अपने कमरे रूम्स में रखने के बाद फिर आईएसएसबी मेस में चले जाएंगे। वहाँ पर उस वक्त लंच का टाइम होगा, तो आप वहाँ पे लंच करेंगे। लंच करने के बाद आप लोग जोर हाल रिपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म दिए जाएंगे, ना फॉर्म फिल करनी है। आपके पास बाल पॉइंट होने चाहिए अच्छे वाले बाल। इंक पेन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंक पेन जो है ना, जब भी आप कोई टेस्ट देंगे या लिखेंगे कोई फॉर्म तो उसके ऊपर वो स्प्रेड हो जाता है। तो बेहतर ये कि अच्छे क्वालिटी के बाल पॉइंट हो या फिर जेल पेन हो, वो आपकी उससे राइटिंग स्मूथ भी होगी और अच्छी भी आएगी। तो वो आपके पास 2 से 3 कम से कम होने चाहिए। तो मुख्तलिफ़ के फॉर्म्स अब से फिल कराए जाएंगे और उसमें बायोडाटा फॉर्म होगा और PIQ होते हैं। PIQ से मुराद है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। ये आपकी जितने भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आपके फैमिली डिटेल्स, एजुकेशन के जो डिटेल्स होती हैं, वो सब आपने इसमें फ़िल करना है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। फॉर्म फिलिंग के बाद आप को एक इंग्लिश का टॉपिक दिया जाएगा। उसके ऊपर आपने एक ऐसे लिखना होता है तकरीबन 400 वर्ड्स की, और उसके लिए आपको टोटल 30 मिनट्स दिए जाएंगे। और ये ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उसकी आप लोगों ने अच्छी तैयारी करनी है। ऐसे राइटिंग के बाद आप फ्री हो जाएंगे, फिर आप अपने कमरे में जा सकते हैं, वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये आपके अराइवल डे यानी फर्स्ट डे की तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है।
उसके बाद नेक्स्ट डे जो कि सेकेंड डे होता है वो आपका साइकोलॉजिस्ट का डे होता है। इस दिन आपने तमाम जो साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट, वो आपने देने होते हैं। तो सबसे पहले आप जोहर हाल रिपोर्ट करेंगे। जोहर हाल में रिपोर्ट करती ही आपको अपने चेस्ट नंबर्स के लिहाज से अपने चेस्ट नंबर पहनने होते हैं। चेस्ट नंबर्स के लिहाज से आपको बिठा दिया जाएगा और आप जहाँ पे बैठेंगे आपके सामने टेबल के नीचे आपका सिस्टम होगा। आपको उसका एक्सेस दी जाएगा, उसकी आईडी और पासवर्ड आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पे ऑलरेडी पेस्टेड होंगी। तो आपने सिस्टम में लॉगिन करना है। वो सिस्टम आईपीएस होता है। इस पे आपने कुछ टेस्ट देने होते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो जो सबसे पहला आपका टेस्ट होगा उसको कहते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और उसके लिए आपको टोटल 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। लेकिन याद रखें कि इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं कंफर्म में, तो आपने सिर्फ उसी का ही आंसर देना है। अगर आपके कोई आंसर आप शक में हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं, तो आप उसको छोड़ दें। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आपका जो अगला टेस्ट है वो ओपीआई का होता है। इसमें बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं, एक कहते हैं OPI 1, दूसरा होता है OPI 2। OPI से बनता है ऑफिसर पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ये एक नया टेस्ट है जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। OPI 1 में 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और इसमें आपको टोटल 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ये मल्टीपल चॉइस की तरह का क्वेश्चन होता है। OPI 1 में 7 चॉइसेस आपके पास होते हैं, आपने उसमें से अप्रोप्रिएट जो रिस्पांस है, ऑप्शन है, आपने वही सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद OPI 1 के बाद OPI 2 टेस्ट होता है। उसमें आपके पास जो है ना टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, और उसके लिए आपके पास टाइम भी 25 मिनट्स का होगा। OPI 1 और OPI 2 में फ़र्क ये है कि OPI 1 में आपके पास जो आंसर के ऑप्शन आते हैं वो 7 आते हैं। OPI 2 में आंसर्स के जो ऑप्शन है वो 5 आते हैं। हमने 5 में से सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट आंसर। ये तो सिस्टम के ऊपर था। कभी कभार सिस्टम ऑनलाइन नहीं होता, उसमें कोई मसला आता है, या पर्टिकुलर नेवी और एयरफोर्स के लिए वो उनको ये दोनों टेस्ट OPI वाला और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट उनका मैनुअल में होता है, या किसी रीज़न की वजह से आर्मी का भी रिटर्न हो सकता है, लेकिन अमूमन रिटर्न नहीं होता, कंप्यूटर के ऊपर ही होता है। तो जब मैनुअल होगा वहाँ नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के लिए, अगर ये रिटर्न में ये टेस्ट होंगे तो फिर उसमें से सिर्फ एक मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, दूसरा OPI 1 होता है। OPI 2 मैनुअल में नहीं होता, तो इसका आपने याद रखना है। और OPI के टेस्ट के बाद जो आपके बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे मैनुअल तरीके से लिए जाएंगे। तो मैनुअल में जो सबसे पहला आपका टेस्ट होता है वो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का होता है। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह का होता है, और इंग्लिश के भी 2 सेट्स होते हैं और उर्दू के भी 2 सेट्स होते हैं, और हर एक सेट में 26 क्वेश्चन होते हैं, और आपको 6 मिनट का टाइम पर सेट दिया जाता है उसको करने के लिए। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बाद आपका जो अगला टेस्ट है वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहलाता है। इसमें आपके पास इंग्लिश के 100 वर्ड्स आते हैं 1 बाय 1, और उसके ऊपर आपने सेंटेंस लिखना होता है। तो हर वर्ड्स के लिए आपको 10 सेकेंड दिए जाते हैं। तो इसी लिहाज से आप जब वर्ड चेंज होता है तो आपको एक बीप की साउंड सुनाई देगी, तो इसका मतलब ये है कि वर्ड चेंज हो गया, तो आपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद जो आपका अगला टेस्ट होता है वो स्टोरी राइटिंग का होता है। तो टोटल में आपने 6 स्टोरीज़ लिखनी होती है, जिसमें 4 पिक्चर बेस्ड स्टोरी होती हैं और 2 ओपनिंग सेंटेंस बेस्ड स्टोरी होती हैं। जो पिक्चर स्टोरी होती हैं वो पहले आती हैं और वो सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव बगैर किसी ब्रेक के आती हैं। पहली एक पिक्चर डिस्प्ले होती है, वो 30 सेकंड्स के लिए आपको डिस्प्ले होगी। आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है, गौर से देखना है, और उसके ऊपर आपने कहानी बिल्ड करनी है। और फिर 3.5 मिनट में आपने वो कंप्लीट स्टोरी जो ना उस पिक्चर के मुताबिक लिखनी होती है। उसके बाद फिर दूसरी तस्वीर आती है, तीसरी और चौथी, इस तरह यही टाइमिंग होती है। 30 सेकंड के लिए डिस्प्ले होती है पिक्चर, और 3.5 मिनट्स के लिए आपको टाइम मिलता है उस पर स्टोरी लिखने के लिए।
उसके बाद फिर ओपनिंग सेंटेंस की स्टोरी आती है। उसमें एक सिंपल सा एक सेंटेंस दिया होता है कि शी वॉज वॉकिंग ऑन अ रोड, तो डैश डैश करके आपने वो पूरी फिर कहानी लिखनी होती है। तो ये मैं एक रफ एग्जांपल बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में आपको बता दिया जाता है और उसके ऊपर फिर आपने पूरी कहानी बिल्ड करनी है। ये भी 30 सेकंड के लिए डिस्प्ले होता है, लेकिन ये जो ओपनिंग सेंटेंस होता है इसको आपने 30 सेकंड्स के अंदर बुक पे ट्रांसफ़र भी करना है जो आपके पास हार्ड कॉपी होती है, और उसके बाद फिर आगे आपने उसको बिल्ड करना है। और फिर मुकम्मल स्टोरी लिखने के लिए आपके पास 3.5 मिनट्स का टाइम होता है, आपको दिया जाता है। तो स्टोरी राइटिंग के बाद जो आपका अगला टेस्ट है वो है सेल्फ डिस्क्रिप्शन का। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपने अपने आप की जो खूबियाँ हैं और ख़ामियाँ बतानी होती हैं। तो एक होता है फ्रेंड्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, और दूसरा अपोनेंट व्यू होता है जो आपकी वीकनेसेस होती हैं, मतलब दोस्त और दुश्मन के नज़र में। इसके लिए आपको 4-4 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए भी आपने काम करना है, मेहनत करनी है। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बाद जो अगला आपका टेस्ट है उसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं, SRT। तो इसमें आपको टोटल 5 सिचुएशंस दी जाती हैं। पर सिचुएशन आपको टोटल 2 मिनट्स मिलते हैं, और ये सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में आपने अप्रोप्रिएटली जो आपका रिस्पांस होता है वही आपने लिखना होता है, ऑप्ट करना होता है। तो इस लिहाज से 5 सिचुएशन के लिए आपके पास टोटल 10 मिनट का टाइम होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बाद आपके रिटन टेस्ट सारे मुकम्मल हो जाते हैं, और आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी का साइक का इंटरव्यू हो जाए, लेकिन वो सेकंड टाइम पे होता है, दरमियान में काफ़ी गैप होता है। पहले साइक का इंटरव्यू हर इंडिविजुअल कैंडिडेट का होता था, लेकिन अभी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट समझता है कि किसी कैंडिडेट का उसने इंटरव्यू करना है तो फिर वो इंटरव्यू करता है, लेकिन ये बहुत कम ही सिचुएशन होती है। नेक्स्ट डे जो कि आपका थर्ड डे बनता है वो GTO का फर्स्ट डे होता है। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में आपने जोहरा में बैठना होता है, रिपोर्ट करनी होती है। वहाँ पे रिस्पेक्टिव GTO आता है और ग्रुप की शक्ल में आपको अपने साथ अपने रूम में लेके जाएगा। GTO जो ना अपना ग्रुप वहाँ से कलेक्ट करेगा जोहरा से, और फिर अपने रूम में उस ग्रुप को लेकर आ जाएगा। तो सबसे पहले इंडोर टास्क होते हैं। तो इंडोर टास्क में जब GTO आपको अपने रूम में लेकर आ जाएगा तो वहाँ पे आपके जो है ना इंट्रोडक्शन होगी। GTO और ग्रुप को आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, और इनिशियल ब्रीफिंग्स भी दी जाएंगी आपको, GTO देगा। और ब्रीफिंग्स वगैरह के बाद जो सबसे पहला टास्क आपका होता है वो पब्लिक स्पीकिंग टास्क होता है। पहले इसको लेक्चरेट कहते थे, लेकिन अभी ये पब्लिक स्पीकिंग टास्क कहलाता है। इसमें आपको टोटल 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, दोनों इंग्लिश में होते हैं, और आपने एक ही सेलेक्ट करना होता है। आपने इसमें इंग्लिश में ही स्पीच देनी होती है। एक टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 3 से 5 मिनट का टाइम होता है, और 3 से 5 मिनट के टाइम में ही आपने इसको डिलीवर करना है। 3 से 5 मिनट तो प्रिपरेशन का टाइम है, और 3 से 5 मिनट में आपने डिलीवर भी करना होता है। पब्लिक स्पीकिंग का जो टास्क है ये इस पर सीक्वेंस ऑफ योर चेस्ट नंबर होता है, हर कैंडिडेट ने करना होता है। पब्लिक स्पीकिंग टास्क के बाद आपका जो अगला टास्क है वो है नैरेटिव बेस्ड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये पहले इसको मिलिट्री प्लानिंग कहा जाता था, लेकिन मिलिट्री प्लानिंग एक सिंपल सा टास्क था, वो सिर्फ एक ही पूरा ग्रुप प्लानिंग करता था और GTO को फिर बताता था। लेकिन जो नैरेटिव बेस्ड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है ये अभी एडवांस्ड है। ये पहले ये आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा देना पड़ता है, ब्रीफिंग भी इसी के ऊपर होती है, स्मार्ट स्क्रीन के ऊपर, और आपने प्रेजेंट भी स्मार्ट स्क्रीन के ऊपर ही करना होता है। तो बेसिकली इसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट इसका है कि आपने इंडिविजुअल प्लान लिखना होता है। तो GTO आपको पेपर्स दे देगा, आपके पास पेन ऑलरेडी होंगे, या GTO के पास भी पेन होते हैं वो भी आपको दे देगा। तो आपने पहले जो ना अपना इंडिविजुअल प्लान लिखना है। इंडिविजुअल प्लान लिखने के बाद हर इंडिविजुअल कैंडिडेट ने अपने लिखे हुए प्लान को स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करना होता है।
इसके बाद फिर ग्रुप एक साथ बैठेगा और एक कंबाइंड जॉइंट प्लान जो ग्रुप का होता है वो डेवलप करेगा। और फिर आखिर में चौथा स्टेज जो होता है वो एक इंडिविजुअल कैंडिडेट जो कि ग्रुप नॉमिनेट करता है या जीटीओ भी नॉमिनेट कर सकता है, वो ग्रुप के बिहाफ के ऊपर जीटीओ को ग्रुप का प्लान प्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आपकी ये नैरेटिव बेस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है। और इस तरह आपका इंडोर टास्क भी मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद आपको जीटीओ नेसेसरी ब्रीफिंग दे देगा और आपको बता देगा कि आपने उसके बाद पीटी किट में चेंज करके आउटडोर के लिए बाहर आ जाना है। तो पीटी किट में चेंज करके जो बाहर आउटडोर में आपका जो सबसे पहला टास्क होगा वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, जिसको पीजीटी भी कहते हैं। ये 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है और इसके लिए आपके पास टोटल 40 मिनट्स का टाइम होता है। पीजीटी के बाद जो आपका अगला टास्क है उसको सब ग्रुप रेस टास्क यानी एसजीआरटी कहते हैं। ये एक नया टास्क है और इसमें आपने 5 ऑब्स्टिकल्स को अबूर करना होता है। आपके ग्रुप को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और 5 ऑब्स्टिकल्स होते हैं और एक सिचुएशन आखिर में होती है। आपने सामान समेत इसको मुकम्मल करना होता है। टोटल टाइम इसका 10 मिनट्स है, लेकिन ये याद रखें कि इसमें आपको टाइम की पेनल्टीज़ पड़ती हैं। आपका फ़ाउल होता है, इंडिविजुअल कैंडिडेट का फ़ाउल होता है ग्रुप में, या सामान मटेरियल का फ़ाउल होता है तो उससे डिडक्शन होती है। तो ये 10 मिनट स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन एक्चुअल में आपको 10 मिनट नहीं मिलते क्योंकि काफ़ी सारे फ़ाउल कैंडिडेट्स करते हैं तो उसका जो टोटल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आजकल यही सब ग्रुप रेस टास्क ही होते हैं, लेकिन किसी वजह से कभी कभार ये एसजीआरटी कंडक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये ओपन स्पेस में होता है। अगर बारिश है या कोई और इशू है एडमिनिस्ट्रेटिवली तो फिर आपने हाफ़ ग्रुप टास्क करना है। या इसी तरह अगर 3 डेज़ की रूटीन है तो उसमें एसजीआरटी कंडक्ट नहीं होती, इसमें हाफ़ ग्रुप टास्क होता है। तो हाफ़ ग्रुप टास्क पुराना टास्क है। ये छोटा सा टास्क होता है जिसमें से ग्रुप को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 3 से 4 कैंडिडेट एक ही ग्रुप में होते हैं और फिर एक ही टास्क के ऊपर उन सबको टेस्ट किया जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही छोटा सा टास्क होता है जिस तरह आपका पीजीटी का जो फर्स्ट स्टेज है या उससे भी छोटा सा टास्क होता है। एसजीआरटी और हाफ़ ग्रुप टास्क के बाद जो आपके जो जीटीओ के फर्स्ट डे के आउटडोर टास्क हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप जीटीओ के टास्क से फ़ारिग हो जाते हैं उस दिन के। लेकिन आपका जो ग्रुप 1 होगा वो डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ उनकी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज़ होंगे, इसी दिन ही होंगे जीटीओ के टास्क के बाद। और हो सकता है कि ग्रुप 2 के अगर किसी की साइक इंटरव्यू हो, ज़रूरत हो, तो फिर वो भी वहाँ इसी दिन कंडक्ट होगी। तो अगला दिन आपका 4th डे होता है, यानी ये जीटीओ का 2nd डे बनता है। तो जीटीओ के 2nd डे पर ये भी सारे आउटडोर टास्क होते हैं। सबसे पहला टास्क जो होता है वो कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क हर इंडिविजुअल कैंडिडेट का अलग अलग होता है और कमांडर जो है जीटीओ खुद ही नॉमिनेट करता है। इसमें नंबरों की तरतीब या सीक्वेंस का कोई चक्कर नहीं होता। पर कमांड टास्क हर इंडिविजुअल को 8 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो कमांड टास्क मुकम्मल करने के बाद जो अगला टास्क है वो है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बारे में ब्रीफ दी जाएगी जौहर हाल के अंदर कंप्यूटर पर, और उसके बाद फिर आप रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का जो एरिया होता है वहाँ पे आप ऑब्स्टिकल करने जाएंगे। इसमें आपने टोटल 9 ऑब्स्टिकल्स आपके पास होते हैं और टोटल नंबर जो उसके बनते हैं वो 44 बनते हैं। 9 ऑब्स्टिकल्स करने के लिए आपके पास टोटल 2 मिनट्स का टाइम होता है, जिसमें से आपने मिनिमम कम से कम जो पासिंग नंबर्स होते हैं वो 20 हासिल करने होते हैं। बिलो 20 फेल तस्वर किया जाता है। आप 9 अगर आपने एक मरतबा मुकम्मल कर सारे बग़ैर किसी फॉल के सारे ऑब्स्टिकल मुकम्मल कर लिए तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आप तभी रिपीट कर सकते हैं जब आपने 9 के 9 ऑब्स्टिकल सारे के सारे विदाउट एनी फाउल मुकम्मल कर लिए हो, तो तभी आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बाद आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो म्यूचुअल असेसमेंट होता है। तो म्यूचुअल असेसमेंट में आपको कुछ एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म में पर आपने अपने ओपिनियन राय
का इजहार करना है कि आपके ख़्याल में ग्रुप में किस कैंडिडेट की कौन सी पोजीशन बनती है। ये 2 दिन चूँकि आपने GTO के साथ एज अ ग्रुप गुजारे होते हैं, तो आपके ग्रुप में जिस तरह आप समझते हैं कि कौन सा कैंडिडेट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, अपने आप को भी आपने मिलाना है। तो 10 कैंडिडेट हैं, 10 नंबर्स बनेंगे, ग्रेडिंग बनेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। अगर 12 हैं तो 12 बनेंगी। तो इस तरह ये म्यूचुअल असेसमेंट आपने मुकम्मल करके हर इंडिविजुअल कैंडिडेट ने फिर GTO को सबमिट करना है, वो जो आपको पेपर मिलेगा। म्यूचुअल असेसमेंट के साथ ही GTO के जो सेकेंड डे के जितने भी टास्क हैं वो भी मुकम्मल हो जाते हैं। और उसके बाद फिर तकरीबन घंटा 1.5-2 घंटे के बाद आपके डिप्टी के साथ जो ग्रुप 2 का है, डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ उसके ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज़ होंगे जो कि शाम तक चलेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपका आता है जो कि 5th डे है, इसको डिपार्चर डे भी कहते हैं। उस दिन आपका सबसे पहले रिज़ल्ट फाइनलाइजेशन होती है। तो डिप्टी प्रेसिडेंट, GTO और साइकोलॉजिस्ट आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं, हर इंडिविजुअल कैंडिडेट को जो ग्रुप का होता है उसको थॉरोली डिस्कस करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। तो अगर किसी के री-आयोज़ या री-कमांड टास्क या री-इंटरव्यू की ज़रूरत होती है तो वो भी उसी दिन हो जाता है। री-आयोज़, री-कमांड टास्क अमूमन उन कैंडिडेट्स के होते हैं कि जिनके ऊपर थोड़ा सा डाउट हो या कहीं पर वो कमज़ोर हो। रिज़ल्ट जब फाइनल हो जाते हैं तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि आप अपना सामान वगैरह बैग से तैयार कर लें और आपको फिर डिस्पैच कर दिया जाएगा। आप फिर वापस अपने घर रवाना हो जाएंगे। आपका रिज़ल्ट जो होता है वो उसी वक्त नहीं दिया जाता अमूमन, सिवाय उसके कि अगर आखिरी बैचेस चल रहे हैं किसी भी कोर्स के, तो उनको जो पास कैंडिडेट होते हैं उनको उधरी बाई हैंड हार्ड कॉपी में लेटर जो रिकमेंडेशन का होता है वो दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ रिकमेंडेड कैंडिडेट का और जो आखिरी बैचेस होते हैं किसी भी कोर्स के उनको दिया जाता है। बाकी अगर आप शुरू में, दरमियान में है, आपका कोर्स चल रहा है, तो वो आपको फ़ौरन नहीं बताते रिज़ल्ट। आप जैसे ही डिपार्ट करते हैं घर की तरफ ISSB के 5वें दिन, तो दूसरे दिन विद इन 48 आवर्स ISSB की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपका रिज़ल्ट जो है ना वो अपडेट हो जाता है। वहाँ से आप अपने CNIC आपके चेस्ट नंबर्स और बैच नंबर के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप रिकमेंड है या नॉट रिकमेंड है। इसी तरह हार्ड कॉपी में आपको रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंडेशन का बता दिया जाता है। जो एड्रेस आपने ISSB में बताया होता है उसी एड्रेस के मुताबिक आपको रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंडेशन का लेटर जो है ना वो तकरीबन 10 से 15 दिन, ऐसे कम भी हो सकता है, आप करीब हैं तो मैं आपको बाय हैंड पोस्ट के थ्रू मिल जाता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी ISSB के 5 दिनों की मुकम्मल रूटीन। मैंने आपको तमाम तफसीलात और टेस्टों के बारे में एक ओवरव्यू बता दिया। अगर किसी को इन 5 दिनों की रूटीन और टेस्ट के मतलब कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी ISSB की तैयारी मुकम्मल तरीके के साथ कर सकें। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग।